चैनल बायोलॉजी अर्पित पाठक। सो दैट आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है वह 11th क्लास यानी कि 11वीं क्लास का आगे का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमने उस दिन आपको क्लास में अटेंडिंग के रूप में बताया था कि जो हमने प्रोटोजोआ के सारे प्रकार थे, जो भी इसके मोमेंटम थे, जो भी इसके लेक्चर थे, मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। ओके, उसके बाद आज का जो मेरा टॉपिक है वह टॉपिक सीधा हम क्या बताएंगे। आज सीधा जो हमारा टॉपिक चलेगा वह चलेगा प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल चलेंगे, जो कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया रखा होगा। एक था अमीबा के बारे में चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा जो अगर टॉपिक आता है तो उसका नाम होता है पैरामीशियम, यानी कि जो दूसरा टॉपिक आएगा उसको हम पैरामीशियम्स के रूप में जानेंगे। ओके, और अगर हम तीसरे की बात करें, यानी कि अगर हम तीसरा मूवमेंट की बात करें तो उसमें तीसरा एग्जाम्पल मेरा आता है यूग्लिना होता है, यानी कि जो तीसरा मेरा पॉइंट आ रहा है उस यूग्लिना कहते हैं। जो और भी एग्जाम्पल आपको समान प्रकार के मिलते हैं, जैसे आपका नाम आएगा दैट इज़ अ प्लाज्मोडियम, सो दैट अ प्लाज्मोडियम होगा। फिर उसके बाद एक आता है जिसको हम इस प्रोटोजोआ के नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में जानते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक। ओके, तो आज की जो लेक्चर स्टार्ट होगी वह पहला जो एग्जाम्पल मेरा, जैसे कि आपको मैंने इस बोर्ड पर बताया कि पहला मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है माय डियर, वह है दैट इज अमीबा है। ओके, अमीबा है। सो अमीबा के बाद हम ये इसमें देखेंगे कि अमीबा क्या होता है, यानी कि अमीबा की संरचना यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि हम पहले बता दें आपको क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। अमीबा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट मीन्स वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी पहला पॉइंट जो होगा अमीबा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर इसका क्या होगा, इसकी संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसकी हैबिटॉट पढ़ेंगे, यानी कि आवास पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके पूरी संरचना के स्पेशलाइजेशंस के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम इस वीडियो को, यानी कि हमारा ये जो अमीबा होगा वो समाप्त हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का क्या नाम होता है, क्या होता है भाई डियर, पैरामीशियम। बट जो हमारी क्लास है वो किसके लिए है, अमीबा के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो, यानी कि पहला लेक्चर दैट इज अमीबा के ऊपर, जिसको हम कहते हैं अमीबा। सो फर्स्टली आपको हम कुछ बातें यहाँ अमीबा पर बताएंगे, उसके बाद हम आपको डिफिनेशंस के साथ सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ने वाले हैं तो उसकी स्पेलिंग मस्ट होती है, क्योंकि हम अमीबा की स्पेलिंग को अगर देखें तो बहुत ही बार हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है ना, तो अमीबा की स्पेलिंग क्या होती है आपको क्या करना है, फर्स्टली जानना है। और अमीबा की स्पेलिंग होती AMOEV ए, दैट इज ओमीबा। दिस इज नो अमीबा, दिस इज ओमीबा। तो इसका नाम क्या हो गया, ओमीबा हो गया। उसके बाद अगर हम इसके जर्नल क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ें, वैसे क्लासिफिकेशन को अभी छोड़ते हैं, अभी थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जान लें। देखो, अमीबा का अगर हम इतिहास जानें, यानी कि इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें हम, तो इसका इतिहास कुछ जर्नल है। जर्नल का मतलब थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का मत था और इसको प्रोटियस के नाम पर रख दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा ना कि अमीबा इज बेसिक नेचर्स के साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर्स जो होता था, जो इसकी संरचना होती थी, उस संरचना कैसी रहती थी, इसका स्ट्रक्चर कुछ होता ही नहीं था, यानी कि इसका जो संरचना है वो किसी भी तरीके से माना जाता था, किसी भी तरीके से माना जाता था। और इसी वजह से इसका नाम क्या, इसको क्या कर दिया गया, प्रोटियस के नाम पर रख दिया गया। हम कहना क्या चाह रहे हैं माय डियर, कि ये जो इसका इतिहास है, इसकी जो हिस्ट्री है, अगर हम बात कर रहे हैं दिस इज अ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री इसकी क्या है, हिस्ट्री को मैंने कहा कि अमीबा को हिस्ट्री के रूप में नाम दिया जाता था प्रोटियस। अच्छा, प्रोटियस आपको पता होगा कि प्रोटियस एक प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी है, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पे जीव द्रव्य की बात करेंगे, है ना। वैसे जीव द्रव्य क्या है इसके हम बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम सीधा सीधा इतना जानते हैं कि इसको प्रोटियस क्यों कहा गया, इसको किसने दिया, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे पहले तो ये बता देते हैं अमीबा की खोज हुई है, शायद ये इसके बारे में जानते होंगे, जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक बार इसको रिपीट कर लेना। अमीबा की खोज साइंटिस्ट का एक नाम था, जिनका नाम था रसेल, क्या नाम था, रसेल वान
दैट इज रसेल वान रोजेन, दैट इज रोसेन लिखा जाता है बट रोजेन पढ़ा जाता है, रोजेन हाफ। यानी कि ये क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अमीबा के क्या की, खोज की। ठीक है भैया। अच्छा, अब कब किया ये मस्ट होता है। इन्होंने किया था 1755 यानी कि 1755 में इन्होंने अमीबा की क्या कर दी, खोज कर दी। अच्छा, जो इन्होंने खोज किया किसके रूप में रखा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली अमीबा का नाम नहीं दिया था, इन्होंने इसका नाम रखा था प्रोटियस। ठीक है ना, क्या नाम रखा था, प्रोटियस। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस अमीबा के अंदर कुछ ग्रीक शब्द देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे, ग्रीक शब्द देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलता था, ग्रीक। अब ग्रीक का मतलब क्या होता है, टू वर्ड होता है। तो जैसे हम आपको बताएं कि अमीबा प्रोटियस नाम की व्युत्पत्ति अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अमीबा प्रोटियस नाम की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। क्या किससे हुई, अमीबा प्रोटियस नाम की व्युत्पत्ति यानी कि इसका जो फिकेशन आया, उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। और इसको लिखा क्या जाता था, पहले तो ये जान ले कि अमीबा की स्पेलिंग फिर से एक बार लिखते हैं, AMOEVA, दैट इज अमीबा। सो अमीबा को हम ग्रीक की भाषा में कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। पहला जो होगा इसका वर्ड दैट इज अमीबिये होता था। क्या स्पेलिंग लिखते थे, अमीबिये, A that is M and O and I and V and E, इसका मतलब सीखेंगे। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसको रखा गया प्रोटियस, दिस इज प्रोटियस यानी कि PROTEUS, दिस इज प्रोटियस। ओके, तो इसको जो लिख दिया गया, इसको तो डायरेक्टली इन्होंने एक ही नाम पर रखा, अमीबिये, दैट इज अमीबिये, दैट इज अमीबिये हुआ। अगर हम प्रोटियस की बात करें तो प्रोटियस को क्या इन्होंने नाम दे दिया, प्रोटियस को डायरेक्टली इन्होंने प्रोटियस लिखा था। किसी हिंदी में ही बात हो रही, प्रोटीएस। ओके, अच्छा ये भी चर्चा हो गई। अब देखना कुछ, वैसे तो साइंस गॉड के रूप में अगर बात करें तो दैट इज नो, बट अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या नाम दे दिया, क्योंकि भाषा थी तो वहां के लोग क्या कह दिए, ये समुद्रीय देवता है। क्या नाम दे दिया इनको, समुद्रीय देवता के नाम से भी जाना जाता था। कुछ किताबों में लिखा मिलेगा तो आप जानते रहिएगा क्या बात कर रहे हैं, समुद्रीय देवता। ठीक है, समुद्रीय देवता। फिर ग्रीक वासियों के अनुसार इसलिए इसको समुद्रीय देवता कहा गया क्योंकि जो ग्रीक भाषा था ना, वो लोग क्या किए, उन्होंने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि अपना आकार जो था बदलता रहता था। क्या करता रहता था, बदलता रहता था। इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया अमीबा। तो हमने ये क्या सीख लिया, अमीबा क्या है, अमीबा की अगर हम बात करते थे तो अमीबा की खोज 1755 में रसेल वान रोजेनहाफ के द्वारा हुई है। एक बात हम आपको बता दें, इनकी स्पेलिंग शायद मैंने नहीं बताया बट आप ध्यान दीजिएगा, जो रजेल है तो उनकी स्पेलिंग मस्ट होती है RUSSAL। वाई स्पेलिंग लिखने का जो नीडमेंट होता है ना, स्पेलिंग मस्ट होता है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट कहीं कहीं अलग से लिखे होते हैं, दूसरी उनकी हिंदी में वर्ड लिखे होते हैं तो हो सकता है, बट स्पेलिंग अगर हमारा क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज ENHOF, दैट F। तो ये हो गए हमारे साइंटिस्ट का। अब बात करने वाले हैं, देरी ना करते हुए हम आपको क्लास की तरफ ले चलते हैं और अमीबा के स्ट्रक्चर्स को पढ़ाते हैं। ठीक है भैया, चलो अब अमीबा का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें यानी कि अमीबा का वर्गीकरण देखें तो अमीबा का वर्गीकरण क्या होता है, यहाँ पे अगर बात कर लें तो अमीबा का वर्गीकरण जगत प्रोटिस्टा होता है। क्या होता है माय डियर, जगत प्रोटिस्टा होता है। अगर संघ की बात करें तो क्या होता है, संघ प्रोटोजोआ होता है। वर्ग की बात करें सार्कोडीना होता है। गण की बात करें तो लोवेसियो होता है यानी कि लोबोसिया। वंश की बात करें तो अमीबा होता है और जात की अगर बात करें तो प्रोटियस होता है। जैसे हम आपको लिखकर बताते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, प्रोटोजोन्स यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोटोजोआ शब्द का अर्थ प्रथम किसने, ये जो भी आपको पहले मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, एक सीधा वर्ड लिखे हुए। प्रोटोजोआ शब्द का अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, तो इस वजह से इसको हम ज़्यादा यहाँ पे स्पेशलाइज्ड के रूप में नहीं देखेंगे। हमें डायरेक्टली क्या मेंशन करना है, अमीबा का वर्गीकरण। देखिए माय डियर, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या,
प्रोटोजोआ संघ, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोटोजोआ संघ के प्रमुख जंतु, जो एग्जाम्पल के रूप में थे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं अमीबा का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? अमीबा का वर्गीकरण। अमीबा का वर्गीकरण क्या है? तो अमीबा का वर्गीकरण क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज जगत। क्या लिखा है? जगत मेरा है प्रोटिस्टा। अगर संघ की बात करें तो संघ यहाँ पे है प्रोटोजोआ। अगर बात करें वर्ग की तो वर्ग है सार्कोडीना। और अगर बात करें गण की तो गण होता है लोबोसिया। और अगर हम बात करें वंश की तो वंश यहाँ पे है अमीबा। और अगर बात लास्ट की करें जाति की तो जात यहाँ पे है प्रोटियस। एक बात ध्यान में रखना, जब कभी भी हम जाति को लिखते हैं तो वहां पे उसके नीचे एक क्या बनाते हैं? अंडरलाइन। यानी कि स्पीसीज और जो इसकी स्पीसीज और जीनस होती है वो स्पेशल हमेशा क्या होती है? अंडरलाइन में होती है। तो ये बातें क्या करना आपको ध्यान में रखना है। अब क्या देखेंगे यहाँ पे? अमीबा का स्पेशलिफिकेशन। अमीबा कहाँ पर रहता है? अमीबा कहाँ रहता है? अमीबा कहाँ रहता है? तो उसको क्या देखेंगे? उसके एक राइटिंग के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अमीबा क्या है? यह एक मुख्य, यानी कि यह मुख्य रूप से तालाबों, यानी कि पहला पॉइंट क्या मिल गया मेरा? क्या मिल गया माय डियर? दैट इज यहाँ पे क्या मिल गया? तालाब मिल गया। फिर दूसरा मैंने क्या दिया? पोखरों में दिया। फिर क्या दिया मैंने? झीलों में दिया। फिर क्या दिया? कीचड़ों में दिया, यानी कि कीचड़ आदि में पाया जाता है, जहां पर काफी मात्रा में, ये पॉइंट ध्यान में रखना डियर, क्या लिखा है? जहां पर काफी मात्रा में शैवाल अथवा यहाँ पे मैंने कई अन्य या वनस्पतियां होती हैं, ठीक है ना। कई वनस्पतियां होती है। और यह कैसा होता है? यह स्वतंत्र जीवी जंतु होता है, यानी कि यह मुक्त जीवी जंतु यहाँ पे होता है। ओके, ये तो आपने देख लिया अमीबा का। क्या अमीबा का यहाँ पे आपको देखने को मिला अमीबा होता कहाँ पे है, ठीक है ना। अब अमीबा की जरा संरचना देख लेते हैं कि अमीबा का संरचना क्या होता है, ठीक है ना। अमीबा की संरचना क्या होती है, तो अमीबा की संरचना के बारे में देखते हैं। और अमीबा की दैट इज यहाँ पे हमें थोड़ा वीडियो हो गया। यहाँ पे अमीबा की संरचना में क्या देख रहे हैं? अमीबा का आकार, यहाँ पे है आपका अमीबा का आकार, फिर उसके बाद है एंड संरचना। अमीबा का आकार अनियमित होता है क्योंकि यह निरंतर अपना आकार बदलता रहता है। इसका जीवद्रव्य रंगहीन एवं पारदर्शी होता है, ठीक है। ये आपको चित्र भी मैंने देखने में मिल जाएगा। एक मैंने आउटर लेयर बनाया है, फिर इसके बाद एक इनर लेयर बनाया है, फिर इसमें जो ये आपको सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, ये जो सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं संकुचनशील कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक केंद्रक पाया गया है, जो कि मैंने आपको मेंशन किया है, तो ये मेरा हो गया केंद्रक। अगर हम बात करें खाद्य धानी या खाद्य रिक्तिका, तो ये दो प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एंडो, यानी कि थोड़ा इसको हम आगे कर लेते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंडो क्या है? प्लाज्मा है। फिर एक्टोप्लाज्मा है, फिर कूटपाड है जिसको सीडोपोडिया के नाम, और उसके बाद ये केंद्रक है, फिर खाद्य धानी एवं खाद्य रिक्तिका है, और सबसे मोस्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है संकुचनशील एवं रिक्तिका देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद संरचना के आधार पर अमीबा के कुछ और बेसिक कल्चर होते हैं। क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया, क्या अमीबा का आकार अनियमित होता है क्योंकि यह निरंतर अपना आकार बदलता रहता है। इसका जीव द्रव्य रंगहीन एवं पारदर्शी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखने को मिल रहा है कि अमीबा का आकार और संरचना में फिर से आपको अगर पॉइंट टू पॉइंट दूसरे देखने होंगे तो पादा यानी कि कूटपाद, दैट इज सीडोपोडिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें माय डियर? सीडोपोडिया, जो कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, ये आपको यहाँ पे कूटपाड देखने को मिल रहा है, ओके। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? मैंने कह दिया
की सहायता से अमीबा गत करता है, दैट इज लोकोमोशंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लोकोमोशंस की बात कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, दैट इज उसके बाद अब अगला पॉइंट मिलता है, इसका जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। बाहर की ओर क्या होता है यहाँ पे, और अंदर की ओर क्या होता है। तो बाहर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक को मैंने दर्शाया है एंडोप्लाज्मा और दूसरे को मैंने दर्शाया है एक्टोप्लाज्मा। सो दैट मैंने वह यही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, इसका जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, बाहर की ओर एक्टोप्लाज्मा तथा अंदर की तरफ एंडोप्लाज्मा। एक्टोप्लाज्मा कला, कला मतलब ध्यान में देखना, कला का मतलब होता है भैया, अगर यहाँ पे एक शब्द के रूप में जाने कला, तो कला का मतलब होता है यहाँ पे माय डियर आवरण होता है, दैट इज आवरण, यानी कि यहाँ पे इसको डायरेक्टली भित्ति के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, क्या कला के तुरंत बाद होता है, यानी कि इसके भित्ति के जस्ट बाद होता है, जो स्वच्छ एवं पारदर्शी चमकीला, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या दिया, साइन, यानी चमकीले पदार्थ या चमकीला पदार्थ होता है। जबकि एंडोप्लाज्मा, यानी कि इसकी अगर बात करें, दैट इज एंडोप्लाज्मा की बात करें, तो संपूर्ण भीतरी, संपूर्ण क्या लिखा मैंने, संपूर्ण भीतरी कोशिका द्रव्य, भीतरी कोशिका द्रव्य होता है जो कणदार आर पारदर्शी होता है। अर्ध पारदर्शी का मतलब क्या है भैया, यहाँ पे ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये, यानी कि ये आप देख रहे होंगे, ये एंड ये दोनों क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं भैया, पारदर्शी, यानी कि पारदर्शी की बात की जा रही है। ओके, आगे आगे की तरफ अगर बढ़ें, आगे की अगर स्पेशलाइजेशंस की बात करें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगला पॉइंट, यानी कि इसी का एक दूसरा पॉइंट अगर बात करें, तो इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं। तो आपको अगला पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, अगला पॉइंट ये हम आपको दिखा रहे हैं भैया, जैसे इसके जीव द्रव्य में खाद्य रिक्तिका पाई जाती है जो भोजन का पाचन करता है। देखो एक बात और ध्यान में रख लेना यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे बात बता रहे हैं ना, तो कुछ यहाँ पे और भी बातें आपको मेंशन होनी चाहिए और भी जाननी आवश्यक है। जैसे इसका जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, क्या होता है, दो भागों में। जैसे मैंने ऊपर क्या बताया था, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, तो मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया है, इसके जीव द्रव्य में खाद्य रिक्तिका पाई जाती है जो भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है ना भैया, क्या करता है, पाचन करता है। ये तो मेरा क्या हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या देखने को मिलता है, अमीबा में एक केंद्रक होता है जो जनन में भाग लेता है। क्या मैंने कहा, ये आपको देखने को मिल रहा होगा इस फिगर के माध्यम से, यह केंद्रक, तो मैंने क्या कहा, अमीबा में एक केंद्रक होता है जो जनन का मतलब क्या होता है, जनन का मतलब होता है अपने ही हूबहू जैसा, यानी कि अपने ही जैसे किसी दूसरे संतति का उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी कि अपने ही स्पीसीज के द्वारा, यानी कि अपने ही बॉडी से किसी दूसरे बॉडी का क्या करना, उत्पन्न करना, दैट इज, ये आप कॉन्सेप्ट मत समझिएगा कि मैंने कहा दूसरे बॉडी, मतलब अपनी ही संरचना के जैसा एक दूसरी संरचना को क्या करना, उत्पादित करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो माय डियर, ये तो था मेरा अमीबा का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये था मेरा अमीबा का कॉन्सेप्ट। और अमीबा के कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ इस अमीबा की कल्चर क्या होती है, समाप्त। फिर उसके बाद अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, अगला एग्जाम्पल मेरा क्या है, अगला एग्जाम्पल मेरा क्या है भैया, पैरामीशियम है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल मेरा क्या कहता है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम्स की स्थिति क्या होती है, पैरामीशियम का संरचना क्या होता है, पैरामीशियम का आकार क्या है, पैरामीशियम क्या चीज करता है, पैरामीशियम किस प्रकार से लोकोमोशन करता है, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जैसे मोस्टली पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके क्लासिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज को पढ़ने से पूर्व हमें क्या जानना चाहिए, उसके वर्गीकरण को, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, पैरोलस लीनियस। ओके, तो हम पढ़ते हैं पैरामीशियम। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आता है माय डियर, पैरामीशियम। अब आपके पास कितने एग्जाम्पल बच गए, अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या बचा भैया, जैसे कि अब हम अमीबा को पढ़ लिए, अमीबा मेरा खत्म हुआ, अमीबा मेरा कंप्लीट हो गया ना। अब हमारे पास कौन कौन सा एग्जाम्पल बच रहा है, दैट इज पैरामीशियम, फिर यूग्लिना बच रहा है, फिर ट्रिप्नोसोमा बच रहा है, फिर
अमीबा हिस्टोलाइटिक बच रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे किसको शुरू करेंगे, अमीबा को। किसको शुरू करेंगे माय डियर, अमीबा। तो सो प्लीज इस पर कंटिन्यू करते हैं एंड इसकी कल्चर को पढ़ते हैं एंड इसकी स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक मेंशनिंग ऑफ द फिगर के साथ एक अमीबा यानी कि यहाँ पे सॉरी दैट इज पैरामीशियम, दिस इज नो अमीबा, दिस इज पैरामीशियम। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक पैरामीशियम को ड्रा किया है। तो ये मेरा क्या है, एक पैरामीशियम है। क्या भैया, पैरामीशियम है। और ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको अगले इमेज के द्वारा, अगले पॉइंट व्यू के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे इसका क्या क्या दैट इज मेंशनिंग ऑफ द, यानी कि इसका नॉर्म कैसा होता है, दैट इज इसका नॉमेनक्लेचर कहाँ कहाँ होते हैं, यानी कि इसका नामांकरण क्या क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हमें क्या देखना माय डियर, पहले तो मुझे पैरामीशियम के वर्गीकरण को रीड करना है। यहाँ पे मैंने दिया पैरामीशियम का वर्गीकरण, ठीक है। तो पैरामीशियम का जो वर्गीकरण है, पैरामीशियम जगत होता है क्या मेरा, प्रोटिस्टा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ, तो ये है प्रोटिस्टा का। संघ किसको पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ, सो दैट प्रोटोजोआ। फिर अगर हम बात करें सिलिएटा की, दैट यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं और कलर के बाद कलर को यहाँ पे आउट कर लिए। फिर यहाँ पे देखते हैं वर्ग, वर्ग होता है सिलिएटा। फिर उसके बाद अगर गढ़ की बात करें तो जिम्नो स्टोमैटिडा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो वंश आपका पैरामीशियम है एंड जाति होता है कार्डेटम। और लास्ट में मैंने आपको अमीबा के द्वारा बताया था कि जब ये दोनों बातें होंगी तो इनके नीचे हमें करना होता है एक अंडरलाइन, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ये जो आपको वर्गीकरण देखने को मिला, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ एंड सिलिएटा, जिम्नोस्टोमैटिडा एंड पैरामीशियम, और लास्ट मेरा आता है कार्डेटम। तो माय डियर हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेटम, यानी कि इसको अगर हम डायरेक्टली बोले तो लिख सकते हैं पैरामीशियम का डेटम। ओके, तो अब हमें क्या पढ़ना है भैया, ये तो आपको मैंने बातें बता दी, ये आपको समझ में आई होगी। फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, यानी कि इसका जो दूसरे पॉइंट के साथ हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या कह रहे हैं, इसका जैसे मैंने उसमें क्या पढ़ा था अमीबा में, अमीबा में मैंने वर्गीकरण के जस्ट बाद क्या पढ़ा था, संरचना या उसकी आवास या कहते क्या है इसको, या अमीबा पैरामीशियम होता कहाँ पे, इसके बारे में जाने। तो चलो देखते हैं, आपके सामने एक मैंने राइटिंग ड्रा कर दिया है, ये देखिएगा आप। यहाँ मैंने क्या लिखा है, इसका आवास, यानी कि इसको क्या लिखा गया भैया, पैरामीशियम आवास हो गया, इसकी आकृति तथा रंग। मैंने लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है पैरामीशियम आवास, आकृति तथा रंग। क्या क्या होंगे, पैरामीशियम सामान्यतः, क्या मैंने लिखा है, पैरामीशियम सामान्यतः पोखरों, तालाबों, नदी, झील आदि जगहों पर मुक्त जीवी रूप में पाया जाता है। क्योंकि आपको एक बात और ध्यान में रखना है, क्या मुक्त जीवी किसमें था, मुक्त जीवी अमीबा में भी था। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद मैंने कहा इसकी आकृति मानव के तलुए, यानी कि डायरेक्टली बोल सकते हैं जैसे चप्पल यानी कि स्लीपर होता है, उसी के भांति इसकी संरचना होती है, जैसे अभी मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था। ठीक है भैया, आकृति चप्पल जैसी होती है, या इसीलिए इस जंतु को हम स्लीपर जंतु भी कहते हैं। इसका शरीर बेलनाकार होता है या हल्के भूरे व पीले रंग का होता है। ये आपको क्या हो गया मालूम, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, और इसकी क्या स्पेशलाइज्ड है, इसके शरीर पर महीन महीन पेलिकल, क्या क्या होते भैया, पेलिकल का आवरण होता है। इसी पेलिकल पर धागे नुमा रोमाव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने एरो से दर्शाया है, ये आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, रोमाव, ठीक है ना। या सीलिया कहते हैं, क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। इन्हीं रोमाव या इसे सीलिया के द्वारा पैरामीशियम क्या करता है, गति करता है, क्या करता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है मेरा, अगले व्यू को अकॉर्डिंग देखें तो अगला क्या है मेरा, इसके आधार तल पर एक तिरछी परिमुखी, क्या मैंने दिया, परिमुखी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इधर देखो, इधर इधर ये लिखा है मैंने क्या, परमुखी खांच
होती है जो कि कीपनुमा परपुटी में खुलती है। किस नुमा? कीपनुमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है कीपनुमा परपुटी में क्या होता है? खुलती है। यह कोशिका द्रव्य में धंसे कोशिका मुख द्वारा कोशिका गर्सनी में खुलती है और पैरामीशियम में भोजन का अंत ग्रहण इसी से क्या होता है? होता है। और फिर इसका और भी अगर पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट क्या कहता है मेरा ये पैरामीशियम, तो उसके बारे में जान। अगला पॉइंट ये कहता है इसके कोशिका द्रव्य, क्या मैंने दिया? इसके कोशिका द्रव्य दो केंद्रक, इसके कोशिका द्रव्य में दो केंद्रक होते हैं, एक लघु और एक दीर्घ, यानी कि एक बड़ा केंद्रक होता है और एक छोटा केंद्रक होता है। बड़े केंद्रक को गुरु केंद्रक, छोटे केंद्रक को लघु केंद्रक कहते हैं। गुरु केंद्रक में ये बात ध्यान में रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि गुरु केंद्रक में क्या होंगे? उपापचय का नियंत्रण करता है तथा लघु केंद्र में प्रजनन से संबंधित होता है। प्रजनन क्या करता है? प्रजनन, क्योंकि इसके लिए ये अकेला जन नहीं करता, इसके लिए किसी इंडिविजुअल की आवश्यकता होती। बट अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा खुद अपने केंद्र को डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करता था? अपने जनन को बना लेता था। ठीक है ना? और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें और इसके कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करें तो और क्या होता है वो देखते हैं। अगला पॉइंट देखें तो इसमें लिखा गया है पैरामीशियम में दो रिक्तिकाएं, जैसे कि आपके सामने देखने में मिल रहा होगा। पैरामीशियम में दो रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं मतलब समझते हो ना माय डियर? रिक्तिकाएं का मतलब होता है वैकूल, यानी कि रिक्तिकाएं पाई जाती हैं एक अग्र सिरे पर तथा दूसरे पक्ष सिरे के निकट, जो गैसीय विनिमय तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। अमीबा की भांति इसमें भी खास धानियां होती है जो भोजन का पाचन करती है। ये भी आपको देखने को मिल गया। ओके, अगला पॉइंट क्या कहता है? और भी जानने तो और भी सारी चीजें हैं, आप अपने बुक में और भी पॉइंट होगा तो उसको देख लीजिएगा। जो यहाँ पे मेन पॉइंट था मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया? बता दिया। ठीक है ना डियर? फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है उस पॉइंट में हमारा अगले नंबर का जो एग्जाम्पल है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसका नाम होता है दैट इज युगलीना। क्या होगा भैया? युगलीना। तो अगले पॉइंट को पढ़ेंगे और युगलीना के बारे में जानेंगे। तो आपको जैसे कि पता है युगलीना, युगलीना यानी कि हमें क्या पढ़ना है? युगलीना। तो युगलीना का क्या कल्चर है ये जान लेते हैं। UGLENA दैट इज युगली। तो हम इसमें भी वही देखेंगे जैसे पैरामीशियम में था, जैसे आपके अमीबा में था। तो पैरामीशियम में सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? पहला मेरा क्या था? पहला मेरा था वर्गीकरण, तो इसमें भी वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर उसका क्या था? आवास पढ़ेंगे। फिर उसका क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे। फिर उसका क्या पढ़ेंगे? उसकी पूरी कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम पहले इस युगलीना का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। दैट इज वर्गीकरण। क्या होगा भैया? वर्गीकरण। अच्छा, वर्गीकरण क्या क्या? इसका पहला वर्गीकरण, जैसे इसको हम यहाँ पे लिखकर आपको बताते हैं। जैसे इसका जगत क्या है? ठीक, जगत के बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका संघ। संघ जैसे हमारे सभी छात्र जानते हैं संघ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है वर्ग। उसके बाद अगर अगला पॉइंट की बात करें तो वर्ग के बाद हमारा आता है गण। अब पहले इतने के बारे में जान लें, ये संघ हो गया, वर्ग हो गया एंड गण हो गया। ठीक है ना? जगत क्या है भैया? सभी लोग को जैसे पता है, तो जगत किसको कहते हैं? दैट इज प्रोटिस्टा। क्या हो गया भैया? प्रोटिस्टा। अगर अगला पॉइंट बात करें तो संघ सभी लोग पढ़ रहे हो, दैट इज प्रोटोजोआ, तो होगा इसका प्रोटोजोआ। अगर हम दूसरे की बात करें यानी कि वर्ग की, तो वर्ग होता है मैस्टिगोफोरा। क्या होगा भैया? मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा। उसके बाद अगर हम गण की बात करें तो आपको मालूम होगा कि गण क्या होता है। गण को कहते हैं यूग्लेनिडा। क्या कहते हैं? यूग्लेनिडा।
दैट इज यूग्लेनिडा हो गया। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है जिसको हम नाम जानते हैं, उसको कहते हैं वंश। क्या कहेंगे भैया? वंश कहेंगे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है जिसको हम नाम जानते हैं, उसको कहते हैं जाति। तो जैसे कि आपको पता है वंश क्या है, तो वंश इसका युगलीना है। और जाति की यदि बात करें तो जाति माय डियर इसको कहते हैं विरिडिस। क्या कहते हैं? विरिडिस। सो प्लीज इसका मेरा क्या, इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन। और यहीं पर मेरा युगलीना का क्या होता है? वर्गीकरण समाप्त। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या क्या हुआ। तो जगत प्रोटिस्टा हो गया, संघ प्रोटोजोआ हो गया, वर्ग मैस्टिकोफोरा हो गया, गण युगलिनिडा हो गया, उसके बाद इसका जो वंश था युगलीना एंड जात विरिडिस होता है। ठीक है ना। अब युगलीना का हम क्या पढ़ते हैं, युगलीना कहाँ पे होता है? जैसे कि आपको पता होगा युगलीना भी अमीबा और पैरामीशियम की जगहों पर पाया जाता है। सेम ही कल्चर, कुछ इसमें चेंज मतलब दैट इज एक्सचेंज फॉर डिफरेंट इन अमीबा एंड पैरामीशियम, सो दैट है। ठीक है ना, सेम ही है बट कुछ इसमें से चेंज होंगे क्योंकि युगलीना जो होता है बॉटनिकल एंड बॉटनी और जूलॉजी दोनों के कॉन्सेप्ट में आता है, क्योंकि युगलीना लंबा तुर्करूपी होता है, उसके बाद अर्थात ऊपर नीचे पतला, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम अभी आपको पढ़ाएंगे, अभी आपको बताएंगे। अभी तो ये देख लेते हैं कि युगलीना का स्पेशल कैरेक्टर क्या है। युगलीना भी मैंने कह दिया, युगलीना भी अमीबा और क्या मैंने कह दिया चलो क्या बात भी है युगलीना, जैसे मैंने क्या कह दिया, युगलीना भी अमीबा और पैरामीशियम की जगहों पर पाया जाता है। यह हरे दिखने वाले जल में अधिक पाया जाता है। क्या मैंने कह दिया? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना मेरे प्यारे छात्र। क्या देखना है? दिखने वाले जल में अधिक क्या चीज? हरे। मतलब यहाँ पे क्या बात होने वाली है? ग्रीन। यानी कि हरे दिखने वाले जल में अधिक पाया जाता है। इस जंतुओं में पर्णहरिम, पर्णहरिम मतलब सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना, पर्णहरिम पाया जाता है। इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि मैंने भी पहले बता दिया था इसी को, बॉटनी यानी कि वनस्पति के द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है। वैज्ञानिकों ने युगलीना को, क्या मैंने दिया? वैज्ञानिकों ने युगलीना को या युगलीना को जंतुओं और पादपों के मध्य की एक क्या मानी गई थी? संयोजी कड़ी। क्योंकि मैंने क्या कह दिया था अभी कुछ देर पहले? मैंने यही कहा था युगलीना, ये अगर युगलीना के सेंटेंसेस की बात करें तो युगलीना यानी कि बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों की क्या है? एक कॉन्जुगेशन प्रोसेस है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा युगलीना और क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। युगलीना और क्या कहता है? अगला ये है कि युगलीना, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, युगलीना लंबा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर की बात हो रही, इधर संरचना बनी है, तुर्क रूपी होता है। ठीक है ना, तुर्क रूपी होता है, अर्थात ऊपर नीचे पतला और बीच में मोटा जैसे मूली। ठीक है ना, दोनों ओर सकरी और मध्य में फूली होती है। युगलीना का पिछला सिरा नुकीला और अगला सिरा कुंद होता है। यहाँ पे तुर्क रूपी का अर्थ क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया था, तुर्क रूपी का मतलब यही कि यानी कि दैट इज अपर साइड एंड लोअर साइड इन, ऊपर और नीचे की तरफ क्या होंगे? ये पतले, और बीच में क्या होता है? जैसे एक मूली होता है सो इस प्रकार की, और फिर नीचे ऐसे थिन लाइक हो जाता है, फिर ये थिन लाइक हो जाता है, इसी को कहते हैं हम तुर्क रूपी। ठीक है ना। फिर और भी क्या कहते हैं इसका, और जैसे कि ये आप और दूसरा देख सकते हैं ये पॉइंट, कि दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसके शरीर पर पेलिकल यानी कि पेलिकल का महीन औरण होता है। औरण मतलब कला। इसके अगले सिरे पर कीपनुमा कोशिका मुख होता है जो कोशिका गर्सनी में खुलता है। कोशिका मुख से निकली एक लंबा महीन सूत्रवत संरचना होती है जिसे कसा भी कहते हैं। इसी के द्वारा यह जल में तैरता है। ठीक है ना। उसके बाद अगली टिप्पणी क्या है? अगला ये कहा जा रहा है कि इसकी कोशिका गर्सनी के आशय की भित्ति पर एक और लाल, यानी कि एक और लाल, एक और लाल, दैट इज यहाँ पे एक लाल देखने को मिल रहा है। त्रिक बिंदु जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये, फिर उसके बाद इसके थोड़े और नीचे की तरफ चलें, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हम फिगर को थोड़ा जूम कर दें,
इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मेंशनिंग पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम आपको यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं, ये कसाब लिखी है, ये कोशिका मुख लिखा है, ये कोशिका गर्सनी लिखा है, देखने को मिल रहा होगा। इसे दृक बिंदु कहते हैं, दैट इज। फिर उसके बाद संकुचनशील रिक्तिका, ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर करें तो ये दोनों बड़े बड़े क्या हैं, वर्णकाय हैं। वर्णकाय, वर्ण का मतलब सभी लोग जानते होंगे, दैट इज वर्णक का मतलब होता है क्या भैया, पिगमेंट यानी कि रंग, कलर, ठीक ना भैया। उसके बाद अगला पॉइंट और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये मेरा क्या है, एक केंद्रक देखने को मिल रहा है। और इसमें भी जिस प्रकार से पैरा अमीबा में आपने पढ़ा था एक्टोप्लाज्मा और एंडोप्लाज्मा, ये भी यहाँ पे आपको सादृश्य दृश्य के रूप में या इस चित्र के माध्यम से क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है ना भैया। उसके बाद उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है। अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे, जैसे कि अभी आपने इसको पढ़ लिया तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता दें, क्या बता देते हैं, थोड़ा इसको यहाँ पे देखते हैं। इसकी कोशिका गर्सनी के आशय से मैंने आपको ये बता दिया। नीचे आपको एक्टोप्लाज्मा और एंडोप्लाज्मा में क्या देखने को मिल रहा है, विभेदन मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये बातें ध्यान में रख लिए तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूग्लिना की संरचना में अगर इसकी बात करते हैं, ये इसका जो स्पेशल मूवमेंट होता है, यानी कि इसके मध्य भाग में एक बड़ा केंद्रक होता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर इसके कोशिका द्रव में कई बड़े बड़े छोटे छोटे हरे रंग पण हरित युक्त होते हैं, जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया है। ये सारी चीजें आपको वर्णकाय के रूप में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। वर्णकाय होते हैं, इधर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और भी अगर जानना चाहें तो और भी चीजें होती है, जैसे यूग्लिना में, जैसे कि आपको ये देखने को मिल रहा है, यूग्लिना में एक कुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, दैट इज। यहाँ पे सिकुड़ने की बात हो रही है। यूग्लिना ठोस सतह पर शरीर की तरंग गति द्वारा ऐंठनों एवं झुकाव द्वारा धीरे धीरे गमन करता है, जिसे यूग्लिना गति कहते हैं। ये आपसे एग्जाम यानी कि नीट वाले एग्जाम में पूछा गया है। यूग्लिना यानी कि निम्नलिखित में लिखा जाएगा ऐसे, निम्नलिखित में प्रोटियस या प्रोटोजोआ फाइलम में गति युगलिनी गति किसे कहते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आया दिया होना चाहिए, जिसको हम युगलिना के नाम से जानते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद ये युगलिना के जो सीधा जो भी पॉइंट था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ओके। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, ट्रिप्नोसोमा एंड एंटमीबा हिस्टोलाइटिक। वैसे इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं बताना है, ये परजीवी जंतु होते हैं, ये सिर्फ इतना जान लो कि जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है बस इस सीधा सा सिंपल सा इसका कैरेक्टर देखना है। एक को मैंने क्या नाम दिया, एक का जो नाम है, एक को कहते हैं ट्रिप्नो, दैट इज पहले का नाम है ट्रिप्नो नहीं, दैट इज ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, सॉरी, दैट इज ट्रिप्नोसोमा। अगर हम बात करें स्पेलिंग की तो होता है टी that R and Y and P, sorry spelling, oh sorry, that is TRY, that होता है P and होता है AN O, उसके बाद होता है S and O and M and A, होता है एक ट्रिप्नोसोमा। और एक एग्जाम्पल बचता है जिसको कहते हैं, उसका नाम होता है एंट अमीबा, उसका दूसरा नाम है एंट अमीबा। तो एंट अमीबा को क्या कहते हैं, दैट इज E and that T and A and M and O and E and B and A, दैट इज एंट अमीबा, ठीक है। चलो तो हम देख लेते हैं ट्रिप्नोसोमा। ट्रिपैनोसोमा सीसी मक्खी द्वारा, क्या मैंने कह दिया, सीसी मक्खी द्वारा, सीसी मक्खी द्वारा ट्रिपैनोसोमा रुधिर के प्लाज्मा में क्या करता है, वृद्धि करके लसिका ग्रंथियों में क्या होता है, पहुंचता है। जैसे कि जैसे आपको हम इसका एक सिंपल सा तरीका लिखकर बताते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इधर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए मैंने लिखा है संघ प्रोटोजोआ के जो परजीवी जंतु हैं, जैसे एक का नाम है ट्रिपैनोसोमा और अगले का नाम है एंट अमीबा। जैसे मैंने लिख दिया, सीसी मक्खी के द्वारा संक्रमित ट्रिपैनोसोमा रुधिर के
क्या मैंने दिया है, रुधिर के प्लाज्मा में, क्या लिखा है, रुधिर के प्लाज्मा में वृद्धि करके लसिका ग्रंथियों में पहुंच जाता है, जिससे सूजन आती है। उसके बाद जब ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचते हैं तो निद्रा रोग अथवा स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाती है। ये आपके जो मेडिकल से जुड़े होंगे वही आपकी ये बात ध्यान में रखना है। जो ये निद्रा रोग है या जो स्लीपिंग होता, यानी पूछा जाएगा स्लीपिंग बीमारी किसके कारण से होता है, निम्नलिखित स्लीपिंग बीमारी किससे है, तो आपको ध्यान में रखना है उसका नाम होता है ट्रिपैनोसोमा, TRIPANOSOMA। तो हो गया मेरा ट्रिपैनोसोमा। ओके, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट मेरा आता है जिसको कहते हैं एंट अमीबा। अगला पॉइंट जो आता है भैया एंट अमीबा होता है। तो एंट अमीबा में यह लिख सकते हैं, यह मनुष्यों में आम, क्या मैंने दिया, यह मनुष्यों में आमती सार पेचिस, ठीक है ना, आदि रोग उत्पन्न कर देता है या दांतों की जड़ों के मै मसूड़ों के ऊतक आदि जगहों पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये एंट अमीबा की जो स्पेसेंस मूवमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एंट अमीबा यह मनुष्यों में आमतीसार पेचिस आदि रोग उत्पन्न कर देता है। यह दांतों की जड़ों के मैल मसूड़ों के ऊतक आदि जगहों पर पाया जाता है। ठीक है भैया, यहीं पर आपके जो एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में बताए थे वो क्या हो जाते हैं, समाप्त। ठीक है ना माय डियर। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो था 11वीं क्लास का, यानी कि 11th क्लास का, कक्षा 11 का, सॉरी, जो मेरा आज की जो क्लास थी वह था कक्षा 11 का। क्या था भैया, कुछ एग्जाम्पल प्रोटोजोआ के जो कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिए। ठीक है ना, आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आप रीड करेंगे। ओके, सो दैट यहीं पर आज का ये जो लेक्चर था वो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं 11 का। अब आपको एक बात और बता देते हैं, ये जो भी चीज़ें हैं आपको जब यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, हम आपको एक बात बता देते हैं, जब आप कहाँ पर जाते हैं, जब आप यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पीडीएफ फाइल आपको मेंशन मिलते हैं। ठीक है ना भैया, तो वो पीडीएफ फाइल आप क्या करें, ओपन करके सारी चीज़ें पढ़ लें। जैसे मैंने आपको कोर डेटा का वहाँ जो अभी इस वीडियो के साथ भी मर्ज कर दूंगा, तो वहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो कोर डेटा का पीडीएफ होगा, 11th क्लास का पीडीएफ होगा, और जितने भी इसके वीडियो बने हैं, इसके प्रीवियस वाले जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको भी वो ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं 11वीं क्लास का, और आशा करेंगे कि आप अच्छे से रहें, खूब अच्छे से मन लगा कर पढ़ें, और घर पर रहें जब तक अभी ये लॉकडाउन है। उसके बाद आप, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि विषाणु का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, विषाणु मतलब यानी कि वायरस मतलब एक हमारे जो लैटिकल यानी कि इटैलिक या लैटिन वर्ड में लिखा गया उसका सीधा सीधा मतलब होता है पॉइजन, और उसका मतलब होता है जहर। ठीक है ना, बाद में हम पढ़ाएंगे आपको ये वायरस का और बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे, बट अभी इतना ध्यान रख लो कि वायरस मतलब क्या होता है, जहर। तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इसलिए वजह से आप घर में रहें और सेफ रहें। ओके, और एक बात आपसे और कहना चाहते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं और जो जितने भी बच्चे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देखें और राइट करें और नोट्स बनाएं, और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उनसे भी कहिए वो जुड़ें और अपनी क्लास को अच्छे तरीके से क्या करें, पढ़ाई के रूप में रखें। ठीक है ना, तो यहीं पर इन सारी चीज़ों को कहते हुए इस वीडियो को अब पॉज करते हैं, यानी कि समाप्त करते हैं। कोई भी अगर आप इससे जुड़ा यानी कि पूरे प्रोटोजोआ यानी कि आपके एनिमल किंगडम से कोई भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप डिस्क्रिप्शन या मैंने पहले भी कहा है कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कांटेक्ट करके आप सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर।
और दूसरी बात एक है कि यदि आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको लाइक करिए एंड आप सब्सक्राइब करिए। और एक बात बता दें नोट के रूप में, जैसे आपकी क्लास रेगुलर चल रही है, ठीक है ना, जेपी हिंदी की क्लास चल रही है माय डियर, हिंदी क्लास चल रही है, गणित क्लास चल रही है, गणित की क्लासेस चल रही हैं, फिर उसके बाद अंग्रेजी क्लास चल रही है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्या चल रहा है, एंड जीव विज्ञान चल रहा है, ठीक है ना। क्या चल रहा है भैया, बायोलॉजी चल रही है, यानी कि क्या चल रहा है भैया, बायोलॉजी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, आप इसको पढ़ें, ठीक है ना। धन्यवाद।